शिफ्टिंग एंट्रीज, हाँ शिफ्टिंग एंट्री सेम ही होंगी। जल्दी करो यार, जल्दी करो। अलिशबा, मैंने कुछ बोला ही नहीं है तो वास क्यों है कि मैंने सवाल दिया हुआ है। बाकी स्टूडेंट्स ने अभी तक भेजा नहीं यार। लाइबा, ये डिस्पोज बाकी सब कुछ आपने ठीक किया, डिस्पोजल के अकाउंट में ब्रॉड डाउन 373,000 कैसे आ गया? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 40,000 की नहीं है, 4 लाख की है। 4 लाख की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपने 40 लिखी हुई है। क्योंकि डिस्पोजल के अकाउंट से लॉस या प्रॉफिट आना चाहिए, तो लॉस तो अपने लेदर से 13,000 लिखा हुआ है। और नीचे कॉन्सेप्ट की बात नहीं है, कॉन्सेप्ट कहाँ ठीक है, ब्रॉड डाउन जो आया है वो लॉस या प्रॉफिट आना चाहिए। तो आपका 373 ब्रॉड डाउन आया हुआ है, 373,000, वो क्या चीज़ है? पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ बाकी अरूसा वाला
वकार, जोहा, सबने, किसी ने भी नहीं सेंड किया। वकार ने सेंड कर दिया है। ठीक है। ठीक है वकार। कर दिए। हाँ सॉरी, जोहा ने कर दिया। अह, देख लूँ। ठीक है, जोहा आपने भी ठीक किया है। इसके अलावा अली, अरुषा ने नहीं किया, अली ने नहीं किया। अरुषा ने भी कर दिया। ठीक है। सही है। अरुज आपने कर लिया। हाँ पूछो लाइबा सवाल। जी जी। अली आपने भी नहीं किया सेंड मुझे अभी तक। ठीक है। एक्चुअल में प्रॉफिट की भी एंट्री होती है, प्रॉफिट की भी एंट्री होती है, लेकिन वो आती नहीं है इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ। प्रॉफिट की एंट्री भी होती है। प्रॉफिट की एंट्री में डिस्पोजल का अकाउंट, अगर लॉस है तो हम करेंगे डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैरी डाउन हो रहा होता है ना। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट, एसपीएल डेबिट हो रही होती है। और वो जो है प्रॉफिट या लॉस जो है वो, मतलब इस तरह यहाँ पे शिफ्टिंग से ही होगा वो। लेकिन वो आती नहीं है इसलिए मैं करवाता नहीं हूँ वो। अगर प्रॉफिट है तो ये एंट्री होगी ना। हाँ डिस्पोजल की वजह से प्रॉफिट लॉस आएगा ना, तो एंट्री बिल्कुल होती है, लेकिन मैं खुद नहीं करवाता। वो ये एंट्री है। अगर प्रॉफिट होती है तो डिस्पोजल डेबिट होता है, देखो ना। प्रॉफिट की वजह से कैरी डाउन यहाँ पे हो रहा है ना, डेबिट हो रहा है डिस्पोजल अकाउंट कैरी डाउन के नाम से, ठीक है। और एक्चुअल में फिर दूसरे साइड पे इफेक्ट क्या हुआ है, क्रेडिट पे प्रॉफिट हुआ, लेकिन ये मैं करवाता नहीं हूँ। ठीक, क्योंकि वो एंट्री आती नहीं है। वैसे तो एंट्री जो है वो जब हम नॉर्मली प्रॉफिट लॉस का जो सवाल आता है उसमें 99% यही आना है, जो नॉर्मल ये जो अकाउंट इस तरह निकालने के लिए नेट बुक वैल्यूज का फर्क। तो इस वजह से वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। वैसे वो प्रॉफिट वाली जो है वो मैं वैसे ही नहीं करवाता। नहीं ये अलहदा से होती है, ये अलहदा एंट्री में होती है, चौथी एंट्री होती है, लेकिन ये करवाता नहीं हूँ। ये मिक्स नहीं करनी किसी के साथ। मिक्स नहीं करनी, कैश डिस्पोजल अपनी है, वो अलहदा से एंट्री है। लेकिन ये करने की जरूरत नहीं, इसलिए इरेज कर दो। अच्छा यार मैं करवा रहा हूँ। जिन्होंने किया है तकरीबन सबने ही ठीक किया है। देखो यार, एक एसेट है जिसकी कॉस्ट अपने फोकस करना है, इधर से अपने फोकस रखना है। एक एसेट जिसकी कॉस्ट $5 लाख है। डेप्रिसिएशन है 20% स्ट्रेट लाइन, यानी पहले साल जो डेप्रिसिएशन आ गई हर साल वही डेप्रिसिएशन होगी। एट द एंड ऑफ ईयर 4 द एसेट वाज डिस्पोज्ड फॉर 87,000। 4 साल गुजरने के बाद एसेट हमने डिस्पोज कर दिया। एसेट डिस्पोज हो गया कितने, कितने का, 87,000 का। सबसे पहले हम नॉर्मल प्रॉफिट लॉस निकालते हैं, जो जिस तरह आपने एक्चुअल में पेपर में करना है। आपने क्या करना है, कॉस्ट आपको दी हुई है 5 लाख। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20% लेते हैं, जरा हम देखते हैं। 20% का 5 लाख, एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 1 लाख। एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई 1 लाख। और हमने कितने साल के बाद एसेट बेचा, एट द एंड ऑफ ईयर 4। इसका मतलब पहला साल, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 साल गुजर गए। तो फिर हम 4 साल की डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 साल की मल्टीप्लाई करके आएगी ना। तो 4 साल में आपका एसेट 4 लाख डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, क्योंकि एक साल, पहले साल 1 लाख, फिर 1 लाख, फिर एक एक 4 मरतबा 4 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख।
तो इसका मतलब आज एक्चुअल में आपके एसेट की नेट बुक वैल्यू है 1 लाख। आज एक्चुअल में आपके नेट एसेट की नेट बुक वैल्यू है 1 लाख रुपए। अब मार्केट में लेगा यार 1 लाख रुपए का एसेट, और अगले बंदे ने आपको आपने बेचा और आपको पता चला कि आपको जो पैसे मिले हैं, यानी उसके बदले जो रेट आपको मिला वो 87 मिला मैक्सिमम, आप 87 पे बेचा है। आप डिस्पोज कर रहे हैं 87, सेल कर रहे हैं, तो सेल्स प्रोसीड जो आपको मिली वो 87,000 है, वो 87,000 है। अब आपके मुताबिक आपका एसेट 1 लाख डॉलर का है और आपको 87,000 मिल रहे हैं, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि आपको लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है, यानी लॉस हो गया बेचने पे $13,000 का। एमसीक्यू करते हुए आपने इसी तरह करना है कि आपने बेसिकली ये मैंने डबल दो कॉन्सेप्ट इकट्ठे आप लोगों से करवाए हैं, एक डेप्रिसिएशन वाला और एक उसके बाद डिस्पोजल प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल का। लेकिन नॉर्मली एक कॉन्सेप्ट ही आता है। अच्छा, दूसरी साइड पे आप टी अकाउंट बनाते हैं, एक कॉस्ट का टी अकाउंट बनेगा, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और एक डिस्पोजल का। अब कोच का जो टी अकाउंट बनेगा वो मैं बनाता हूँ, बनेगा 5 लाख से, जब नॉर्मली बना होगा पहले बेचने से पहले। एक्यूमुलेटेड का बना होगा 4 लाख से। हमने क्या करना है, सबसे पहली एंट्री कोस्ट की बनानी है। कोस्ट के अगर हम देखें तो खत्म करने के लिए आपको इसको नील करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, आपने डिस्पोजल यहाँ लिखना है एज अ रेफरेंस। डिस्पोजल लिखने के साथ आपने 50,000 लिखना है कि आप अपने कोस्ट के अकाउंट को नील कर रहे हो, और यहाँ पे कोस्ट को डेबिट कर देना है 50,000 को। तो आपकी एंट्री होगी डेबिट डिस्पोजल अकाउंट, क्रेडिट नॉन करंट एसेट की कोस्ट का अकाउंट 5 लाख, 50,000 नहीं 5 लाख, 5 लाख। अच्छा, उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या करना है, एक्यूमुलेटर के अकाउंट को खत्म करना है। यहाँ आपने रेफरेंस में लिखना डिस्पोजल और 4 लाख लिख के एक्यूमुलेटर का अकाउंट भी आपने क्या कर दिया, नील कर दिया। और यहाँ आके आपने एक्यूमुलेटेड की रेफरेंस देके 4 लाख लिखा डिस्पोजल के अकाउंट में, इसको भी शिफ्ट कर लिया। लेकिन इसकी एंट्री रिवर्स होगी, इसमें होगा डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4 लाख, और क्रेडिट आप करोगे नॉन करंट एसेट की कोस्ट का अकाउंट 4 लाख। ठीक है। और लास्ट पे आपने क्या करनी है, नॉर्मल एंट्री डेबिट कैश टू क्रेडिट डिस्पोजल। बेचा कितने का आपने एसेट, 87,000 का, 87,000 और 87,000। यहाँ पे आप लिखोगे डिस्पोजल, यानी सॉरी कैश लिखोगे, या प्रोसीड्स लिख दो या कैश लिख दो, 87,000 आया। अब दोनों साइड्स को इक्वल करोगे, हैवी साइड आपकी डेबिट साइड है, तो 5 लाख को आपने 5 लाख क्लोज करने के लिए 5 लाख को 5 लाख के इक्वल करना है। कैरी डाउन आपका आ रहा है क्रेडिट साइड पे 13,000 का। अगर कैरी डाउन 13 साइड पे क्रेडिट साइड पे आ रहा है तो उसका ब्रॉड डाउन होगा डेबिट साइड पे। और ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे अगर आंसर आ रहा है, क्योंकि हमने ये अकाउंट बनाया ही प्रॉफिट लॉस और डिस्पोजल निकालने के लिए था, और डेबिट नेचर से आंसर आ रहा है, इसका मतलब 13,000 का क्या हुआ तुम्हें लॉस, जो ऑलरेडी हमने पहले भी कैलकुलेट कर लिया था। लेकिन यहाँ हमने प्रॉपर शिफ्टिंग की, एंट्री शिफ्टिंग की एंट्री सीखी है कि शिफ्ट करते हुए एंट्री किस तरह करनी है। मुझे बताओ, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। अभी हमने आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है आज, प्रॉपर अगला टॉपिक करना है। यहाँ तक क्लियर है तो बता दो, कोई पूछना है तो पूछ लो सब। हाँ, प्रॉफिट के बारे में क्या क्वेश्चन है, कि प्रॉफिट की एंट्री क्या होगी? प्रॉफिट के बारे में क्या क्वेश्चन है लाइबा? बाकी सब बताओ भाई, बाकियों को क्लियर है? बाकी स्टूडेंट्स सबको क्लियर है? ये जो तुम लोग क्लास में सारे बैठे हुए हो, मुझे सिर्फ एक दो के रिप्लाई आए हैं। एक, आपने वो एंट्री बताई, एंट्री बताई उसके अंदर नहीं 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 लाइबा, देखो, अगर आप प्रॉफिट की एंट्री बनाते हो तो प्रॉफिट की एंट्री डिस्पो करते हो, डेबिट आप करते हो डिस्पोजल, क्रेडिट करते हो प्रॉफिट। मुझे सिंपल आप बताओ, प्रॉफिट की वजह से डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये देखो। अभी लॉस वाला केस है, लॉस की वजह प्रॉफिट की वजह से देख लेते हैं, जो ऊपर हमारे पास सवाल था। ये देखो, प्रॉफिट की वजह से डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा, पहले मुझे ये बताओ। प्रॉफिट की वजह से डिस्पोजल का अकाउंट डेबिट हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है। तो आपने क्या किया, आपने आके डिस्पोजल में लिख दिया, यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट कितना था हमें, 12,000, आपने 12,000 लिख दिया।
और क्रेडिट पे आप प्रॉफिट लिखोगे, क्योंकि एसपीएल में प्रॉफिट जाएगा तो आप 12,000 लिखोगे। तो डिस्पोजल की वैल्यू की एक अलग एंट्री है, पूरी वैल्यू की, डेबिट कैश क्रेडिट डिस्पोजल, वो एक अलग है। प्रॉफिट का इफेक्ट डिस्पोजल के साथ ये है, ठीक है। उसमें आप ये टेंशन नहीं लोगे कि वैल्यू सेम क्यों नहीं है, वैल्यू सेम ही रखोगे। डिस्पोजल पूरी की पूरी नहीं लिखनी यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ वो पार्ट लिखना है जो प्रॉफिट की वजह से इफेक्ट हो रहा है, और प्रॉफिट की वजह से कैरिड ऑन सिर्फ 12,000 आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये मिक्स ना करो, क्योंकि ये मैंने अभी बताया कि कोर्स का पार्ट नहीं है, इसको नहीं करना। अच्छा, लिशबा आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये टॉपिक मैंने स्टार्ट से, क्लास के स्टार्ट से किया था, ठीक है। मुझसे रिकॉर्डिंग ले लेना क्लास के बाद, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने पूरा प्रॉपर पूरा टॉपिक समझाया था, फिर क्वेश्चन दिया था, तो पूरा लेक्चर देख के समझना पीछे से। सही है। बाकी को कोई क्वेश्चन वगैरह अगर किसी को कोई है तो पूछ लो, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो जरा। अच्छा, अब हम लोगों का ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। ये टॉपिक ये टॉपिक एफ जो ये आपके नॉन करंट एसेट है, IAS 16 नॉन करंट एसेट, इस चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा एक टेक्निकल टॉपिक समझा जाता है, लेकिन ये टेक्निकल है नहीं। देखो, भाई पढ़ा रहा है और भाई की पढ़ाने के बाद टेक्निकल हो जाए यार, ऐसी कोई चीज दुनिया में अभी तक आई नहीं। तो क्या कहते हैं, बात ये तुम लोगों ने फोकस रखना है, एक्चुअल चीज तुम्हारा फोकस है, ठीक है। सही से फोकस रखना है, इंशाल्लाह तो तुम लोगों को समझ आ जाएगी, ठीक है। नॉन करंट नेट बुक वैल्यू का अकाउंट। सबसे पहले नेट बुक वैल्यू के अकाउंट की लॉजिक समझते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, फिर क्वेश्चन दोबारा से तुम्हें दूंगा, फिर दोबारा तुम्हें दूंगा। तुम जब 3-4 मरतबा क्वेश्चन करोगे तो खुद बहुत पक्के हो जाओगे। अब देखो, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट जो है, नेट बुक वैल्यू का अकाउंट करना किस तरह है, देखो सबसे पहले नेट बुक वैल्यू समझते हैं कि नेट बुक वैल्यू किस चीज की वैल्यू है। नेट बुक वैल्यू एक्चुअल में आपके एसेट की वैल्यू है, आपके एसेट की वैल्यू है। और आप लोग मुझे बताओ, एसेट की जो वैल्यू है उसकी नेचर डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, बताओ। एसेट की जो वैल्यू है उसकी नेचर डेबिट होगी या क्रेडिट होगी? डेबिट होगी, ठीक है। तो ओपनिंग, इसी वजह से आपके नेट बुक वैल्यू की जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आता है, यानी साल के स्टार्ट पे जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पे आता है। और ये ओपनिंग नेट बुक वैल्यू क्या बताता है कि साल के स्टार्ट पे जो आपके पास एसेट्स हैं, उन सब की नेट बुक वैल्यू, जो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू, इसका मतलब कि साल के स्टार्ट वाला दिन, सोचो कि आज 1 जनवरी साल स्टार्ट हो रहा है, 1 जनवरी साल स्टार्ट हो रहा है, इस दिन जिस दिन 1 जनवरी को साल स्टार्ट हो रहा है, इस दिन आपके पास जितने एसेट्स हैं उन सब की नेट बुक वैल्यू को ऐड अप किया जाए तो वो ओपनिंग नेट बुक वैल्यू बनती है। ये मतलब है कि जितने एसेट्स आपके पास हैं, ठीक है। अब साल के, ये तो साल के स्टार्ट की वैल्यू है। आपको साल के स्टार्ट की वैल्यू से साल के एंड की वैल्यू पे जाना है, यानी इस वैल्यू पे कैरी डाउन पे जाना है, नेट बुक वैल्यू, यानी आपने क्लोजिंग बैलेंस पे जाना है, आपने क्लोजिंग बैलेंस यानी आपने साल के स्टार्ट से साल के एंड तक की वैल्यू निकालनी है, नेट बुक वैल्यू के टी अकाउंट में हमने ये सीखना है। अब इसके दरमियान कौन कौन सी ऐसे कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से नेटवर्क वैल्यू आपकी इफेक्ट होगी। कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे नेटवर्क वैल्यू बढ़ेगी, कुछ ऐसे इफेक्ट्स होंगे जिनसे आपके नेटवर्क वैल्यू के अकाउंट कम होगा, यानी क्रेडिट होगा। तो हम समझते हैं। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप कोई एसेट खरीदते हो, यानी एक्विजिशन करते हो, उसकी वजह से आपके एसेट्स की नेटवर्क वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, बताओ। वैसे अकल से बताओ, सिर्फ अकल से। सबने बताना है, सबने। अली अली, सवाल ये है कि जब आप एक एसेट खरीदते हो, आप एक एसेट एक्विजिशन करते हो या एसेट खरीदते हो, उसकी वजह से आपके जितने भी एसेट्स हैं उनकी नेट बुक वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? हाँ, अगर इंक्रीज होगी, और अगर इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली वो डेबिट इफेक्ट शो करेगी। इसीलिए देखो मैंने एक्विजिशन कहाँ लिखा है, एक्विजिशन मैंने नेट बुक वैल्यू के अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा है, क्योंकि एक्विजिशन की वजह से नेट बुक वैल्यू इंक्रीज होगी तो मजीद डेबिट हो जाएगी, जितनी भी एक्विजिशन होगी वहां उसकी हम यहाँ पे कॉस्ट लिख लेंगे। अब जाते हैं क्रेडिट साइड पे। अगर आपने इस साल के दौरान कोई एसेट बेचा, आपने इस साल के दौरान कोई एसेट बेचा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी नेट बुक वैल्यू इससे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? एक एसेट बेचा,
सबने बताना है, सबने। डिक्रीज होगी। इसीलिए मैंने डिस्पोजल को कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड पे, क्योंकि उससे नेटबुक वैल्यू डिक्रीज होगी। अच्छा, अकाउंट हमारा है नेटबुक वैल्यू का, अमाउंट अकाउंट हमारा है नेटबुक वैल्यू का, ये जरा फोकस रखना। तो इसमें डिस्पोजल की भी क्या यूज होगी, नेटबुक वैल्यू यूज होगी। अकाउंट हमारा है नेटबुक वैल्यू का, तो डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू। यानी अगर मैं आपके सामने एक सवाल ऊपर मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक में, एक टॉपिक में मैंने सवाल लिखा था, इस सवाल के अंदर एक एसेट जिसकी कॉस्ट 1 लाख है, 40,000 उसकी डेप्रिसिएशन है, 72,000 का हमने बेचा, 72,000 का हमने बेचा। ये पूरा ये सवाल है, मुझे सिंपल इसमें से बताओ कि डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू कितनी है। डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू कितनी है इस सवाल में। इस सवाल में डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू कितनी है, नेटबुक वैल्यू। अच्छा, सबने बताना है डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू कितनी है। 1 लाख का एसेट, 40,000 डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है और 72,000 में बिका। डिस्पोजल की नेटबुक वैल्यू कितनी है, सिंपल ये क्वेश्चन है, सबने बताना है आंसर, जो समझ आ रही है बता दो आंसर। अच्छा, मुझे एक आंसर, सारे आंसर ठीक मिले, मुझे एक आंसर गलत मिला, 72,000 का। देखो 72,000 तो मार्केट वैल्यू है, नेटबुक वैल्यू नहीं है। नेटबुक वैल्यू तो ये लिखी तो ये नेटबुक वैल्यू 60,000। तो 1 लाख का एसेट अगर 40,000 डेप्रिशिएट हो गया तो 60,000 का रह गया है। यहाँ नेटबुक वैल्यू में हमने ये चीज लिखनी है, 60,000 लिखेंगे अगर मैं यहाँ दिखाऊँ, हाँ। यहाँ नेटबुक वैल्यू, क्योंकि अकाउंट नेटबुक वैल्यू का है, तो हम यूज भी क्या करेंगे, नेटबुक वैल्यू यूज करेंगे। यहाँ हमने सेल्स प्रोसीड्स, डिस्पोजल की सेल्स प्रोसीड्स नहीं यूज करनी, ये नहीं देखना कि कितने का बेचा, कितने का बेचा, क्यों, क्योंकि एसेट हमारे पास नेटबुक वैल्यू का है, सॉरी अकाउंट हमारे पास नेटबुक वैल्यू का है, तो हम डिस्पोजल की भी क्या लिखेंगे, नेटबुक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सबको क्लियर हुआ ये पॉइंट कि इसकी नेटबुक वैल्यू क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक तो अकाउंट नेटबुक वैल्यू का है, तो अंदर डिस्पोजल में भी नेटबुक वैल्यू लिखेंगे। और नेटबुक वैल्यू बड़े ध्यान से देखनी है। हमारे पास जो एक तो होती है ना डिस्पोजल की वैल्यू, कि कितने का बेचा, वो नहीं यूज करनी इस अकाउंट के अंदर। इसके अंदर यूज करनी है कितने का एसेट आपके मुताबिक था, नेटबुक वैल्यू जो होती है, जिसका कंपैरिजन हम करके प्रॉफिट लॉस और डिस्पोजल निकालते हैं ना, वो जो नेटबुक वैल्यू है ना, जो हमारे मुताबिक 60,000 है, वो हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब सुनो, अब सुनो, मेनली यहाँ तक तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि यहाँ तक तो सवाल में सीधी सीधी चीजें दी होती हैं, ओपनिंग नेटबुक वैल्यू भी आपको दिया होता है, एक्विजिशन भी दी होती है, डिस्पोजल भी दी होती है। मसला आता है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर। अब देखो, अब जरा ना प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। आपके पास ना आपका पूरा बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो पिछले साल से चलते आ रहे हैं, जो ओपनिंग नेटबुक वैल्यू जिनकी हमने लिखी। कुछ ऐसे एसेट्स हमने इस साल खरीदे, कुछ ऐसे एसेट्स हमने इस साल बेचे। कितना एक कचरा मचा हुआ एसेट्स का, कि कुछ पहले से चलते आ रहे हैं, कुछ इस साल लिए, कुछ बेचे। तो फिर सारे एसेट्स की टोटल डेप्रिसिएशन किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सारे एसेट्स की, क्योंकि देखो ना, जो तो कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो पहले से चलते आ रहे हैं और इस साल पूरा हमारे पास रहेंगे, उनकी तो डेप्रिसिएशन टोटल कैलकुलेट कर लेंगे कि ये साल पूरा साल हमारे पास रहे हैं। लेकिन जो एसेट हमने इस साल खरीदे, मे भी हमने वो इस साल जाके 7वें महीने या 8वें महीने खरीदे हो, तो वो तो एसेट हमारे पास 8 महीने था ही नहीं, उसके बाद 4 महीने था, तो डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। फिर जो एसेट बेचा वो भी साल के दौरान किसी पॉइंट पे बेचा, तो पता नहीं कितने महीने होगा, सवाल से पता चलेगा कि इतने महीने हमारे पास ये एसेट था, तो उस लिहाज से उसकी डेप्रिसिएशन होगी। फिर बड़े ध्यान से हम सारे डेप्रिसिएशन, सारे एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके टोटल करेंगे। तो मेनली नेटबुक वैल्यू के अकाउंट के अंदर मेन चीज, जो मेन टेक्निकल चीज है, वो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना है। ठीक है। इसका मैंने प्रॉपरली एक ना कॉलम्स बनाए हुए हैं, कॉलम्स के थ्रू आपको समझ आएगी, हम प्रॉपर अलग अलग इसको समझेंगे, अलग अलग एसेट्स की कैटेगरीज बना के इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। देखो, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, अच्छा फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी आपके पास आ जाता है। अभी फिलहाल ये समझो कि आपके पास आ गया। एज्यूम करो आपकी नेटबुक वैल्यू थी 10,000 ओपनिंग में, एक एसेट आपने खरीदा 5,000 का, और जो एसेट आपने बेचा उसकी नेटबुक वैल्यू थी 3,000, और डेप्रिसिएशन फॉर एग्जाम्पल आपके पास थी 4,000। तो आप क्या लिखोगे, अच्छा 10 और 5 15 इस साइड पे आएगा, और 15 इस साइड पे आएगा, तो कैरिड ऑन इस साइड, इसमें से 15 में से 7,000 निकाल दो, 4 और 3 7,000 निकाल दो, तो 8,000 आपकी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। आप कहोगे कि आपके पास जो एसेट है वो 8,000 के रह गए हैं।
एग्जामिनर का ना बड़ा अच्छा मूड होगा ना, तो वो इस तरह का सवाल देगा, 5 वैल्यूज देगा और कहेगा छठी वैल्यू निकालो। आप एक टी अकाउंट बनाओगे, बस आपको पता होना चाहिए कि टी अकाउंट में कौन सी साइड पे क्या शो होता है। वैल्यूज पुट करोगे, चुप करके कैलकुलेटर निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, आंसर निकालोगे, खुशी से पास हो जाओगे। ये तब होता है जब एग्जामिनर का ना प्लान, एग्जामिनर का ना मूड बड़ा अच्छा हो। अगर एग्जामिनर का मूड बड़ा अच्छा हो, लेकिन अगर एग्जामिनर को सुबह उसकी बीवी ने नाश्ता ना दिया हुआ या उसकी पसंद का नाश्ता ना दिया हुआ और उस दिन वो तुम्हारा पेपर बनाने आ गया, बेटा तुम गए उस दिन तुम्हें वो ये नहीं पूछेगा। उस दिन वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि 5 चीजें दी होंगी, छठी निकालनी है। उस दिन वो कहेगा मैं तुम्हें बताता हूँ क्लोजिंग नेट बुक वैल्यू 8,000 है, तुमने नहीं निकालनी है। वो कहेगा मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में। और वो कहेगा जरा डेप्रिसिएशन निकाल के दो, और डिस्पोजल भी नहीं दी होगी, एक आधी चीज और भी नहीं दी होगी। तो वो कहेगा डेप्रिसिएशन निकाल के दो या डिस्पोजल, फॉर एग्जाम्पल वो बोले डिस्पोजल निकाल के दो और डेप्रिसिएशन भी नहीं दी होगी। तब तुम्हें डेप्रिसिएशन बड़े ध्यान से निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मसला अभी थोड़ी देर पहले बताया है, कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो पूरे साल तुम्हारे पास हैं, कुछ ऐसे हैं जो तुमने नए खरीदे, कुछ ऐसे हैं जो तुमने पहले बेच दिए इस साल के अंदर। तो मुख्तलिफ कचरा मचा हुआ है एसेट्स का, तो तमाम को कैटेगराइज करके चलना बड़े ध्यान से, बहुत ध्यान से चलना, ये बात होती है। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर इतनी आसानी से नहीं आती, और आसानी से आ जाएगी, आगे हमने फॉर्मेट बनाना ही है, सीखना ही है, ऐसा नहीं, कोई इसको मुश्किल नहीं है। पहले डेप्रिसिएशन निकालोगे, उसने क्लोजिंग आपको दिया हुआ है, लेकिन डेप्रिसिएशन निकालोगे और फिर डिस्पोजल निकालोगे, मतलब उसने आपको किसी ना किसी तरह डेप्रिसिएशन निकालने पे मजबूर किया, तो इसका मतलब वो तुमसे कुछ टेक्निकल पूछने वाला है। चलो, अब हम देखने लगे हैं नेटबुक वैल्यू के अकाउंट के अंदर ये डेप्रिसिएशन। अभी हम प्रॉपरली सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है। डेप्रिसिएशन वाले पॉइंट पे आ रहा हूँ गौर से। डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर निकालने के लिए तुमने तीन तीन कैटेगरीज बनानी है। एक है रिमेनिंग एसेट्स, एक है एक्वायर्ड एसेट्स, और एक है डिस्पोज्ड एसेट्स। बता ध्यान से, रिमेनिंग एसेट्स वो एसेट्स हैं जो साल के स्टार्ट से एंड तक तुम्हारे पास है। जो साल के स्टार्ट से एंड तक तुम्हारे पास है। मुझे एक बात बताओ सिंपल, अगर कोई एसेट तुम्हारे पास साल के स्टार्ट से एंड तक तुम्हारे पास है, साल के स्टार्ट से एंड तक तुम्हारे पास है, उसकी डेप्रिसिएशन पूरे साल की कैलकुलेट होनी चाहिए या कुछ मंथ्स की कैलकुलेट होनी चाहिए? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सब बताओ, सब 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 सबने बताना है। पूरे साल की, यानी उसमें हम इस चीज की टेंशन नहीं लेंगे, उसमें हम इस चीज की टेंशन नहीं लेंगे कि यार पता नहीं कितने महीने हमारे पास एसेट था। हमने बस पूरे साल की डेप्रिसिएशन निकाल देनी है और कैलकुलेट कर लेनी, बस। उसमें टेंशन नहीं है। अच्छा, लेकिन रिमेनिंग एसेट्स पे आते हैं, रिमेनिंग एसेट्स पे आते हैं हम। दूसरा, एक्वायर्ड एसेट्स, इसमें हम देखेंगे कितने महीने हमारे पास एसेट रहा। अच्छा, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसमें हम देखेंगे कि कितने महीने हमारे पास एसेट रहा। अगर पॉलिसी कौन सी हो, प्रोरेटा या फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, कौन सी पॉलिसी हो जिसमें हम देखेंगे कितने महीने हमारे पास रहा है इसे एक्विजिशन वाले साल में। अगर हमारे सवाल में कौन सी पॉलिसी चल रही हो, तो हम देखेंगे कि यार कितने महीने हमारे पास एसेट रहा। बताओ, सबने बताना है, सब, सबने बताना है, सबने बताना है। अच्छा, देखो, प्रोरेटा तुम यूज करते हो जब तुम्हें अगर प्रोरेटा तुम यूज कर रहे हो, तो तुम्हें इस बात की टेंशन होगी कि जो एसेट खरीदा है वो कितने महीने हमारे पास था इस साल। लेकिन भाई, अगर दूसरी पॉलिसी इस्तेमाल हो रही है, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो तुम तब भी टेंशन नहीं लोगे जो एसेट खरीदा होगा, चाहे तुमने साल के एक महीने में एसेट रखा हो, लेकिन तुम्हारी पॉलिसी कहती है फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, हम पूरी की पूरी चार्ज कर देंगे, करेंगे नहीं मंथ वाइज। हाँ, लेकिन अगर सवाल में प्रोरेटा दिया हो तो बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो एसेट खरीदा है, क्या हमारे पास पूरे साल था, आधे साल था, कितने महीने था, उस लिहाज से उसको मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे। सेम इज द केस विद डिस्पोजल। डिस्पोजल में अगर प्रोरेटा हुआ तो देखेंगे कितने महीने हमारे पास एसिड था, कितने महीने हमारे पास एसिड था। लेकिन अगर हुई दूसरी पॉलिसी, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो फिर हम डिस्पोजल में कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, क्योंकि नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, कोई डेप्रिसिएशन नहीं ईयर ऑफ डिस्पोजल में। मुझे बताओ, ये पॉइंट क्लियर हुआ जो मैंने बताया?
ये पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया? अभी कैलकुलेशन करने लगे हैं, लेकिन थ्योरेटिकली जो बताया क्लियर है। अब आप 2 मिनट के लिए ना, 2 मिनट के लिए बिल्कुल भूल जाओ कि हमने ये नेटबुक वैल्यू का अकाउंट पढ़ा है। हम पहले डेप्रिसिएशन को प्रॉपरली क्वेश्चन से समझते हैं, फिर उसके बाद वापस आएंगे, फिर उसके बाद वापस आएंगे। एक क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं ये लिख रहा हूँ, जरा फोकस रखना। चलो भाई, देखो, जो हम मैं क्वेश्चन ही करवाने लगूँ, मैं क्वेश्चन करवाने लगूँ इससे रिलेटेड। देखो, मैंने सिंपल ये बताया कि हमने जो एसेट्स हमारे पास साल में होते हैं, जो एसेट्स हमारे पास साल में होते हैं, उसमें उसकी जितनी भी टोटल डेप्रिसिएशन है उसको कैलकुलेट करने का तरीका बताने लगूं कि एक वो एसेट्स होते हैं जो रिमेनिंग एसेट्स होते हैं, जो रिमेनिंग एसेट्स होते हैं जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास हों। एक उनकी डेप्रिसिएशन सीखेंगे कि जो हमारे पास टोटल एसेट्स में, क्योंकि हमने यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द ईयर निकालनी पूरे बिजनेस की। तो जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास एसेट्स है, एक उनकी हमने कैटेगरी बना दी, एक हमने एक्वायर्ड एसेट्स की कैटेगरी बना दी, और एक हमने डिस्पोज एसेट्स की। अब सवाल के थ्रू मैं वो करवाने लगा हूँ। हाँ बिल्कुल होला। अगर सेकंड में, पहले में जैसे अगर एक्वायर्ड में वो बोलेगा ना, एक्वायर्ड में वो बोलेगा प्रोडाटा, तो फिर हम मंथ देखेंगे ना कि कितने महीने हमारे पास था, अगर प्रोडाटा इस्तेमाल हो रहा हुआ। ठीक है, अब सुन लो, अब सुन लो। आपके पास ना साल के स्टार्ट की कॉस्ट, आपके पास बिजनेस के जो नॉन करंट एसेट के लिहाज से बताया हुआ है कि साल के स्टार्ट पे ओपनिंग जो कॉस्ट है वो 5 लाख है। ओपनिंग कॉस्ट 5 लाख है, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,56,000 है। ओपनिंग कॉस्ट 5 लाख है, और ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 256,000 है। ठीक है, यानी साल के स्टार्ट पे जो आपके पास एसेट्स पड़े हुए हैं, उनकी कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब जब वो खरीदे थे वो 5 लाख के थे, और साल के स्टार्ट तक वो 256,000 डेप्रिशिएट हो चुके हैं। क्या आप लोग मुझे साल के स्टार्ट की ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बता सकते हो? यानी साल के स्टार्ट पे जो एसेट्स हैं उनकी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू बता सकते हो? अगर बता सकते हो तो कैलकुलेट करके बताओ। बताओ। साल के स्टार्ट पे जो एसेट्स थे टोटल, उनकी टोटल कॉस्ट थी 5 लाख, जब भी खरीदे होंगे, 4 साल पहले, 10 साल पहले, जब भी, वो हमारे लिए रेलिवेंट है। और उनसे रिलेटेड जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो है 256,000। तो आज के मुताबिक, मतलब साल के स्टार्ट के मुताबिक, फिर कितनी एक्यूमुल साल ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होगी? कितनी ओपनिंग नेटबुक वैल्यू होगी? बिल्कुल ठीक बताया, 244,000। वकार, आपने 250 बताया, ये 256,000 है, 256,000 है। ठीक है, 244,000 होगी। ठीक है ना? अच्छा, अब रिमेनिंग एसेट्स पे आने हैं, रिमेनिंग एसेट्स पे आते हैं। रिमेनिंग एसेट्स का जो फॉर्मूला है वो आपने यूज करना है, ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोज्ड एसेट्स। ओपनिंग में से अगर आप डिस्पोज एसेट्स निकाल लो, तो मैं आपको वैसे लॉजिकली बताता हूँ। अगर ओपनिंग का मतलब जो साल के स्टार्ट पे आपके पास एसेट्स थे, अगर आप उसमें से वो जो एसेट्स आपने जो बेचे इस साल वो निकाल दो, वो माइनस कर दो, तो इसका मतलब यही है ना कि जो साल के स्टार्ट पे आपके पास एसेट्स थे उसमें से आपने वो एसेट्स निकाल दिए जो बिक गए। बाकी कौन से रह गए? बाकी वही है ना जो साल के स्टार्ट से एंड तक आपके पास है, जो साल के स्टार्ट से एंड तक आपके पास है।
क्योंकि आपको पता है रिमेनिंग एसेट्स वो हैं जो साल के स्टार्ट से एंड तक आपके पास हैं। फॉर्मूला वाइज अगर देखा जाए तो ओपनिंग एसेट्स जो जो ओपनिंग साल के स्टार्ट में जो एसेट्स हैं उनमें से जो एसेट बिक गए वो निकाल दो, तो बाकी कौन से एसेट्स रह गए जो आपके पास साल के एंड तक आपके पास रहे, साल के एंड पे आपके पास रहे। एक मिनट, कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ अरूज, आपको कौन सा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ? ये रिमेनिंग एसेट्स वाला या कौन सा? अच्छा, रिमेनिंग एसेट्स, देखो रिमेनिंग एसेट्स क्या होते हैं, पहले रिमेनिंग एसेट्स को समझते हैं। वो ऐसे एसेट जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास रहे, पहली बात। दूसरी बात मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला है ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोज्ड एसेट्स। ओपनिंग एसेट्स माइनस डिस्पोज्ड एसेट्स, इस पॉइंट पे पहले समझते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं पहले। साल के स्टार्ट पे जो आपके पास एसेट्स होते हैं ना वो होते हैं ओपनिंग एसेट्स। साल के स्टार्ट पे जो आपके पास एसेट्स होते हैं वो होते हैं ओपनिंग। ओपनिंग एसेट्स आपके पास चलते आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, यूज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, दरमियान में कुछ एसेट्स बिक गए, डिस्पोजल हो गई। अगर हम ओपनिंग में से वो बिकने वाले एसेट जो डिस्पोज हुए वो निकाल दे, तो बाकी एसेट्स तो साल के एंड तक चले हैं ना, बाकी एसेट्स तो साल के एंड तक गए हैं। तो इसका मतलब रिमेनिंग एसेट्स का फॉर्मूला क्या बना कि ओपनिंग में से वो डिस्पोजल निकाल दो, बाकी एसेट्स रिमेनिंग एसेट्स होंगे। सिंपल ये बताया कि ओपनिंग एसेट्स में से डिस्पोजल के एसेट्स निकाल, डिस्पोज एसेट्स निकालो, तो आपके पास रिमेनिंग एसेट्स आ जाते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? अभी मैंने आगे कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ ये लॉजिक बताइए, सिर्फ लॉजिक बताइए। अच्छा, अब आगे सवाल में पढ़ूंगा और उससे हमें एक दो चीजें बड़ी क्लियर होंगी। ड्यूरिंग द ईयर एसेट विद द कॉस्ट ऑफ 50,000, वो कह रहा है साल के दौरान एक एसेट जिसकी कॉस्ट, यानी कॉस्ट का मतलब जो खरीदा था वो 50,000 है, एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 20,000 वॉज डिस्पोज फॉर 35,000। जरा गौर से सुनना। वो कह रहा है एक एसेट हमने अभी जिसकी कॉस्ट थी 50,000 और जो जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी 20,000, उसको हमने बेच दिया 35,000 में। एक ये तो डिस्पोजल वाले एसेट्स का केस आ गया, ये डिस्पोज जो एसेट बिका उसकी बात बता रहा है। उसके बाद न्यू एसेट परचेज जो है वो 30,000 है, न्यू एसेट परचेज जो है वो 30,000 है। यानी तीन कैटेगरीज आ गई, एक ओपनिंग, फिर एक डिस्पोजल, फिर एक एक्वायर्ड। हमने निकालनी है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और हमारे पास मेथड है स्ट्रेट लाइन। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन। और पॉलिसी क्या है? फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। यहाँ हमें फौरन जैसे ही हमने मेथड देखा ना, जैसे ही हमने मेथड देखा हमने कहा ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के मुताबिक हमने क्वेश्चन करना है, स्ट्रेट लाइन। और ध्यान से देखना है कि स्ट्रेट लाइन के मुताबिक क्वेश्चन होना है, और फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन है, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल है, ये भी हम ख्याल रखेंगे। पहले हम रिमेनिंग एसेट्स पे आते हैं। आपने पहले पहली चीज पता क्या ख्याल रखनी है? सबसे पहले पता है ये सवाल करते हुए क्या देखना है कि आपका मेथड कौन सा यूज हो रहा है। मेथड कौन सा यूज हो रहा है जरा बताना सब, जरा बताना मेथड कौन सा यूज हो रहा है। मेथड कौन सा यूज हो रहा है, सवाल दे के बताओ। डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज हो रहा है? सारे रिप्लाई करो भाई, सारे एक्टिव एक्टिव बैठो भाई, एक्टिव बैठो। स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है तो हमने यहाँ पे हमने ओपनिंग एसिड की लेनी है कॉस्ट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में हमेशा कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। पहले साल में कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है, उसके बाद हम कहते हैं लगातार जब तक एसिड की लाइफ है तब तक वही डेप्रिसिएशन चलेगी। तो इसका मतलब जो पहले साल की डेप्रिसिएशन है वही आज की डेप्रिसिएशन है। तो कैलकुलेशन हम जिस भी साल करेंगे कॉस्ट के मुताबिक करेंगे। तो अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है तो बड़े ध्यान से सुनो कि यहाँ पे आपने ओपनिंग एसिड की कॉस्ट माइनस, माइनस जब डिस्पोजल करनी है उसकी भी आपने क्या यूज करनी है? कॉस्ट यूज करनी है। क्यों? क्योंकि आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो। मुझे एक बात बताओ, अगर आप स्ट्रेट लाइन ना यूज कर रहे होते, रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर रहे होते, फिर मैं ओपनिंग एसिड और डिस्पोजल की क्या लेता? बताओ। फिर मैं ओपनिंग एसिड्स और डिस्पोजल की कौन सी वैल्यू लेता? बताओ। रिड्यूसिंग बैलेंस में मैं किस वैल्यू पे कैलकुलेशन करता हूँ? रिड्यूसिंग बैलेंस में मैं किस वैल्यू के साथ परसेंटेज लगाता हूँ? जरा सोच के बताओ। हर साल, हर साल के एंड पे, हर साल के एंड पे, हर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो, सही बता रहे हो। भाई जो जेर में आ रहा है बता दो, कोई गलती नहीं है। अगर मैं यहाँ बोलता कि हाँ हम रिड्यूसिंग बैलेंस यूज कर रहे हैं, तो उसमें हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? फिर हम नेट बुक वैल्यू लेते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस में आप याद करो हम साल के एंड पे नेट बुक वैल्यू आती थी, अगले साल उस पर डेप्रिसिएशन लगाते थे, फिर अगले साल अगले नेट बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाते थे। तो अगर यहाँ पे होता ना स्ट्रेट लाइन की जगह रिड्यूसिंग बैलेंस, तो मैं यहाँ लिखता ओपनिंग एसिड की नेट बुक वैल्यू माइनस डिस्पोजल की नेट बुक वैल्यू। लेकिन अभी केस कौन सा है?
अभी केस है आपके पास स्ट्रेट लाइन, उसमें आपने कॉस्ट चूज करनी है। जरा अब मुझे बताओ, ओपनिंग एसिड की कॉस्ट कितनी है? सवाल तुम्हारे सामने है, ओपनिंग एसिड की कॉस्ट कितनी है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमने कॉस्ट यूज करनी है। ओपनिंग एसिड की कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। सबने ठीक बोला, सबने ठीक बोला। तो मैंने ओपनिंग एसिड की कॉस्ट यहाँ लिख दी 5 लाख, माइनस डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? डिस्पोजल की कॉस्ट, ओपनिंग एसिड की तो मैंने कॉस्ट लिख दी, डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है जरा देख के बताओ, फोकस सवाल पे देखो, ध्यान से बताना जरा। डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी है? बेटा जिसने गलत बताया ना उसको मैंने उल्टा लटका देना। अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं मेरे मेरे बच्चों ये देखो, ड्यूरिंग द ईयर एसिड विद अ cost एसिड विद अ cost of 50,000 and accumulated depreciation of 20,000 was disposed for 35,000। जरा दोबारा देखो, जिन्होंने 35,000 कॉस्ट बताई है कितनी कॉस्ट है, जरा दोबारा पढ़ो लाइन, कितनी कॉस्ट है? कॉस्ट कितनी है जिन्होंने 35,000 आंसर बताया मुझे? दो आंसर तो ठीक आ गए। बिल्कुल 50,000 कॉस्ट है, 50,000 कॉस्ट है, क्योंकि 30,000 नहीं, 30,000 नहीं, वो तो नेटबुक वैल्यू है। सबसे पहले एक चीज कंफर्म करो, कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और नेटबुक वैल्यू और फिर सेल्स प्रोसीड्स, ये सारी अलहदा वैल्यूज हैं। कॉस्ट होती है जिस पे आपने माल खरीदा होता है, जिस पे आपने एसेट खरीदा होता है। तो देखो कॉस्ट यहाँ ये यूज होनी है कॉस्ट, क्योंकि जिस पे आपने आपने अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे कैलकुलेट की होगी अगर आप स्ट्रेट लाइन यूज कर रहे हो। तो यहाँ पे कॉस्ट 50,000 है। हाँ, वो एसेट आगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसकी 20,000 थी, और 30,000 उसकी नेट बुक वैल्यू होगी। मैंने आपसे नेट बुक वैल्यू तो पूछी नहीं है, नेटबुक वैल्यू तो पूछी नहीं है, तो कॉस्ट क्या है? 50,000 है, कॉस्ट 50,000 है। 35,000 क्या हमने बेचा, वो तो सेल्स प्रोसीड्स है, उसका तो ताल्लुक ताल्लुक ही नहीं है। हमें या कॉस्ट चाहिए या नेटबुक वैल्यू। स्ट्रेट लाइन यूज हो रहा है, कॉस्ट यूज करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस यूज हो रहा है, नेटबुक वैल्यू यूज करेंगे। अभी हमें कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट क्या है? एसेट, जो एसेट बेचा है उसकी डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है हमारे पास? बताओ आप सब, बताओ, डिस्पोजल की कॉस्ट क्या है? कितने का हमने खरीदा था वो एसेट जो आज हम बेच रहे हैं? जो आज हम बेच रहे हैं एसेट, वो हमने कितने का खरीदा था? ये पॉइंट मेरा ख्याल है तुम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा। होला आपको क्लियर है पॉइंट? लाइबा, मैं दोबारा डिस्क्राइब करूँ देख के। सबने सबने फोकस रखना है, क्योंकि ये पॉइंट पे अगर कहीं आगे पीछे मसला हो गया तो अगली कैलकुलेशन खराब हो जाएगी, इसलिए पहले क्लियर समझना है। देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एसेट है, ठीक है? आपने जब ये खरीदा था तो आपने खरीदा 50,000 का। कॉस्ट के बारे में एक बात याद रखो सबके सब, कॉस्ट का मतलब होता है वो वैल्यू जिस पे एसेट खरीदा जाता है, चाहे आज से 10 साल पहले खरीदा, चाहे 15 साल पहले खरीदा। कॉस्ट का अपना मतलब क्या है कि जब खरीदा था कितने का खरीदा था, ये मतलब है। उसके बाद एसेट ना कुछ अर्सा यूज होता है तो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है जो कि 20,000 है। आज तक अगर वो 20,000 डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, आज तक अगर वो 20,000 डेप्रिशिएट हो चुका हुआ है, तो उसकी नेट बुक वैल्यू आज के मुताबिक क्या है? 30,000। अब लॉजिक समझो, कॉस्ट जो 50,000 थी उसका मतलब था जब खरीदा था तब 50,000 उसकी कॉस्ट थी। आज नेट बुक वैल्यू क्या, आज उसकी वैल्यू क्या है? रह गई है 30,000। और जब हम मार्केट में गए तो हमने पूछा कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, कितने का ये बिक जाएगा? तो हमें मार्केट में उसका रेट मिला 35,000। मैंने आपसे यहाँ क्या पूछा? डिस्पोजल की कॉस्ट। क्या पूछा? डिस्पोजल की कॉस्ट। कॉस्ट आपके जहन में आते साथ कौन सी वैल्यू आनी चाहिए? जब खरीदा था तो कितने का खरीदा था, क्योंकि कॉस्ट वही होती है। अब बताओ कॉस्ट कितनी है जब वो एसेट खरीदा था? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट, कॉस्ट बताओ भाई, सबने बताना, सबने। जिनको क्लियर हुआ है वो बताओ तो जरा यार, ताकि मुझे पता हो क्लियर हो गया तुम लोगों को, इसके बगैर मैं आगे जा नहीं सकता। अच्छा, 50,000 कॉस्ट है, सबको क्लियर हो गया। अब
मैंने ओपनिंग एसेट की कॉस्ट में से डिस्पोजल की कॉस्ट माइनस करनी है, और कॉस्ट यहाँ माइनस कर क्यों रहे हैं, रीजन क्या है वो भी सुन लो। क्योंकि मेथड कौन सा है, मेथड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में आपने डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करते हुए कॉस्ट यूज करनी है। तो यहाँ मैं क्या माइनस करूंगा, 50,000। अब आप मुझे बताओ रिमेनिंग एसेट्स कितने रह गए, रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट कितनी है, 450,000। अभी डेप्रिसिएशन नहीं आई, अभी सिर्फ मैंने रिमेनिंग एसेट्स कैलकुलेट किए हैं। अभी मैंने सिर्फ रिमेनिंग एसेट्स कैलकुलेट किए हैं। डेप्रिसिएशन रेट मेरे पास ये लिखा हुआ है, देखो 20%। डेप्रिसिएशन रेट 20% लिखा हुआ है कि 20% डेप्रिसिएशन है। मैंने 450 का 20% लिया, तो आंसर आया 90,000। यानी हमारा जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उन पे जो डेप्रिसिएशन है 90,000 आई। मैंने कॉस्ट पे क्यों डेप्रिसिएशन रेट लगाया, क्योंकि ये वो डेप्रिसिएशन आई है जो पहले साल मेरी आई होगी। और स्ट्रेट लाइन में जो पहले साल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन की परसेंटेज लगा के जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, वही डेप्रिसिएशन तो अगले साल सारे सालों में वही तो डेप्रिसिएशन चलती है, कुछ चेंज थोड़ी होती है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में तो फिक्स रहनी है। तो पहले साल जो तुमने कॉस्ट पे कैलकुलेट की होगी डेप्रिसिएशन, जो कि 90,000 आई, जैसे मैंने निकाली यहाँ पे 90,000 आई है रिमेनिंग एसेट्स के मुताबिक, कि रिमेनिंग एसेट्स की कॉस्ट देखी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाई, 90,000 उसकी कॉस्ट पे जो डेप्रिसिएशन आई, यानी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन है। पहले साल जो डेप्रिसिएशन होगी वही अगले सालों में भी है, इसी वजह से रिमेनिंग एसेट्स की फाइनल डेप्रिसिएशन क्या आई, 90,000। अगर यहाँ पे मैं तुमसे सिर्फ ये पूछता हूँ, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ना यूज हो रहा होता, तो मैं कॉस्ट की जगह दोनों जगह क्या यूज करता, ओपनिंग एसेट्स और डिस्पोजल की क्या कौन सी वैल्यू यूज करता। अब तो तुम्हें क्लियर हो जाना चाहिए ये बात। फिर मैं क्या यूज करता, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस यूज करता, अगर रिड्यूसिंग बैलेंस यहाँ यूज किया होता तो फिर मैं क्या यूज करता, नेट बुक वैल्यू यूज करता। बिल्कुल ठीक बताया, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अच्छा, अब एक और सवाल, क्या मैं, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने कोई बता, क्या मैं, सिंपल ये बताओ, क्या मैं इसके लिए मंथ वाइज देखूंगा, रिमेनिंग एसेट्स के लिए मंथ वाइज कैलकुलेशन करूंगा, देखूंगा कि कितने महीने हमारे पास एसेट्स रहे रिमेनिंग एसेट्स के लिए। क्या मैं रिमेनिंग नहीं करूंगा ना, रीजन क्या है, रीजन क्या है क्यों नहीं करूंगा, बस सुनो। इसीलिए नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि रिमेनिंग एसेट्स का मतलब ही वो वाले एसेट्स हैं जो साल के स्टार्ट से एंड तक हमारे पास थे। भाई जो एसेट ही पूरा साल तुम्हारे पास है, डेप्रिसिएशन उसकी फिर पूरे साल की कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन उसकी फिर पूरे साल की कैलकुलेट होगी। ठीक है, अब सुनो, इसके बाद ये तो हमारी आ गई सिर्फ वो एसेट्स की डेप्रिसिएशन जो रिमेनिंग एसेट्स थे जो पूरे साल हमारे पास रहे। अब दूसरे पे आते हैं, दूसरे वाले पॉइंट पे आते हैं, एक्वायर्ड एसेट्स। मुझे बताओ इस सवाल के अंदर ना एक एसेट है जो हमने खरीदा है, जो हमने खरीदा, कितने का खरीदा, कॉस्ट, कॉस्ट बताओ, क्योंकि हमें उसकी कॉस्ट चाहिए, क्योंकि हमने उस पर डेप्रिसिएशन निकालनी है। एक्वायर्ड एसेट पे देखो जरा, जो एसेट हमने खरीदा वो कितने का खरीदा, जो एसेट हमने खरीदा वो कितने का खरीदा, सब देखो, सवाल पढ़ो और बताओ। सबने बताना है भाई, सबने सबने एक्टिव रहो, एक्टिव एक्टिव, सबने बताना है। अच्छा, एक्वायर्ड एसेट हमने खरीदा 30,000 का, ये देखो ये लिखा हुआ है 30,000 का। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा सिंपल इसकी कॉस्ट, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारी कैलकुलेट हो रही है ऑन स्ट्रेट लाइन, कॉस्ट मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन की परसेंटेज। कॉस्ट कितनी है, 30,000, मल्टीप्लाई डेप्रिसिएशन की परसेंटेज कितनी है, 20%, ये आ जाएगा 6,000। ये आ जाएगी 6,000। 30,000 पे मैंने 20% लगाया, ये मेरी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई, 6,000। इसका मतलब ये है जो मैंने एसेट खरीदा है ना इस साल एसेट खरीदा, इस साल एसेट खरीदा, वो मैंने उस पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया 20%, क्योंकि कॉस्ट पे करनी थी, स्ट्रेट लाइन है, तो 6,000 मैंने 6,000 डेप्रिसिएशन आई है ऑन ऑन एक्वायर्ड एसेट्स। मुझे बताओ इसको हम मंथ वाइज देखेंगे या नहीं देखेंगे, सिंपल बताओ, यस या नो, मंथ वाइज देखेंगे या नहीं देखेंगे, देखेंगे कि कितने महीने हमारे पास एडसेट था या नहीं था। क्यों नहीं देखेंगे, अगर आप लोगों ने यस बोला तो बताओ यस क्यों, और नहीं नहीं बोला तो नहीं क्यों, रीजन भी बतानी है। रीजन भी बतानी है कि हम इसमें क्यों नहीं करेंगे, मंथ वाइज क्यों नहीं देखेंगे, ये क्यों नहीं देखेंगे कि एसेट हमारे पास जिस साल खरीदा है कितने महीने हमारे पास रहा। बिल्कुल, एक आंसर बिल्कुल ठीक है, बाकी सबने बताना है, बाकी सबने क्यों नहीं देखेंगे इसमें हम, क्यों नहीं देखेंगे कि हाँ इसमें मंथ वाइज कितने महीने हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल हमने एसेट खरीदा ही 11वें महीने हो जाके, और सिर्फ पहले साल में एक महीना हमारे पास वो एसेट रहा, पहले साल में सिर्फ एक महीना हमारे पास एसेट रहा,
लेकिन डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होती है वो तो पर एनम होती है, वो तो पूरे साल की होती है। तो हम इसको 1/12 क्यों नहीं कर रहे? इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि देखो पॉलिसी भी तो गिवन है, फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन क्या बोलती है? ये पॉलिसी बोलती है कि भाई तुम लोगों ने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है उसके, अगर कोई एसेट खरीदा है तो ईयर ऑफ एक्विजिशन में, या जिस जिस साल, यानी जिस साल एसेट खरीदा उसकी पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन लेके जानी है, पूरी की पूरी डेप्रिसिएशन लेके जानी है। इसीलिए मैंने इसको आगे मल्टीप्लाई 3/12 या 1/12 नहीं किया, क्योंकि भाई डेप्रिसिएशन जानी ही पूरी है ईयर ऑफ एक्विजिशन में। लेकिन अगर फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन है तो इसका मतलब साथ ही ये पूरी पॉलिसी है फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, की डिस्पोजल वाले साल में फिर कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या डिस्पोज एसेट की कोई डेप्रिसिएशन यहाँ कैलकुलेट होगी या नहीं होगी? डिस्पोज एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं या ना करूं? हाँ, हम नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कैलकुलेट। पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि देखो पॉलिसी ये है, पॉलिसी क्या है? फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तो फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन की वजह से इसमें कोई डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं होगी। अगर मैं फिर तुमसे पूछूं पूरे साल में टोटल डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, तो 90 ये और 6 ये टोटल हो जाएगी 96,000। पूरे साल की डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स पे $96,000 की चार्ज होगी। एक मरतबा इसको देखो जरा, तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, स्टार्ट से लेके एंड तक 2-3 मिनट लो, इसको देखो समझ आ रही है? अगर कहीं क्वेश्चन है तो पूछो, प्रॉपरली देखो, कहीं किसी भी पॉइंट पे क्वेश्चन है तो पूछो। आप टैबलेट का ऑप्शन तो हमारे पास था, बट कहते हैं ना कि बेसिक की वजह से आ रहे हैं। बट वो लैपटॉप मतलब अरेंज हो सकता है तो लैपटॉप पे कोशिश कर लो या मोबाइल पे देख लो, क्योंकि टैबलेट पे चलेगा तो सही, लेकिन वो अब हाँ क्वेश्चन। अच्छा, हाँ वो करवाऊंगा वकार, वो क्वेश्चन करवाऊंगा बिल्कुल। हाँ पूछो लाइबा, क्या क्वेश्चन है? जरा पूछ लो, पूछ लो। क्वेश्चन तो पूछ लो, पहले क्वेश्चन तो पूछ लो। ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि आज छुट्टी नहीं होनी। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, आज छुट्टी नहीं होनी। अच्छा, आ, हाँ जी होला, आपने कोई सवाल पूछा है?
हाँ भाई, तुम लोग मुझे बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। हाँ वो मैं बता देता हूँ। देखो हमने मतलब देखो हमने क्या करना है, हमने एंड पे ना सारी डेप्रिसिएशन को ऐड करके टोटल डेप्रिसिएशन निकालनी है ना। तो रिमेनिंग एसेट की डेप्रिसिएशन कितनी थी? 90,000। 90,000 थी ना। एक्वायर्ड की कितनी थी? 6,000, 6,000। और डिस्पोज एसेट्स की कोई डेप्रिसिएशन ही नहीं थी। डिस्पोज एसेट्स की तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं थी। ठीक है। तो इस वजह से हमने फिर वो दो एसेट्स, दो कैटेगरीज वाले एसेट्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके टोटल डेप्रिसिएशन बताइए कि इस साल की टोटल डेप्रिसिएशन 96,000 है। ठीक है। बस वो सिंपल बताया कि टोटल डेप्रिसिएशन कितनी है। अच्छा, ऐसा है कि कल की आज तो क्लास में एंड कर रहा हूँ बिकॉज हमने दो टॉपिक किए हैं इसमें ना। ये जो नेटबुक वैल्यू अभी अभी हमारा टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। मतलब टॉपिक इन सेंस इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट नहीं हुई। इसके तीन केसेस हमने और करने हैं, मतलब है वही। इसमें हम पढ़ेंगे कल हम रिड्यूसिंग के बैलेंस, क्योंकि जब तक ये तुम लोगों को क्लियर नहीं होगा तब तक हम पूरा नहीं करेंगे। इसको फिलहाल जितने परसेंट तुम्हारा अभी हुआ है, तकरीबन 25-30% हुआ है ये टॉपिक। इसमें तीन केसेस में करवाऊंगा तो मैं, एक रिड्यूसिंग बैलेंस, फिर हम पढ़ेंगे प्रोडेटा के साथ, फिर प्रोडेटा, और फिर फुल इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन के मुताबिक करेंगे। और हम लोगों ने उस लिहाज से तीनों मतलब टॉपिक्स को एक एक करके मैं खुद करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा कल। ठीक है। अभी जो है क्लास के टाइम काफी लेंथी हो गया, इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। और अरूज, आपके जो क्वेश्चंस थे वो मैंने नोट कर लिए, अपने पास मैंने रख लिए हैं। ठीक है। वो जब कल की क्लास होगी, क्योंकि वो कल की क्लास में पूरे होंगे, पूरा टॉपिक करने के बाद नेटबुक वैल्यू का, तो फिर मैं वो टॉपिक करवा दूंगा कल की क्लास में। मैं वो वाला टॉपिक एक्सेस डेप्रिसिएशन वाला भी बता दूंगा कि क्या करना है। ठीक है। इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं यार। बाकी यार अपना ख्याल रखो। मिलते हैं कल की क्लास में। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप में पूछ सकते हो। सारी पीडीएफ वगैरह और ये सारी चीज़ें तुम लोगों को मिल जाएंगी। क्लास यहाँ पे एंड है तुम लोगों की। चलो छुट्टी करो, क्या याद करो।